हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम लोगों ने सीडीपी की सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। जिसने भी सेशंस नहीं देखे हैं वो जाके देख सकता है मिशन पॉसिबल को सब्सक्राइब करके। और अब हम ईवीएस शुरू कर दिया है हमने, और फर्स्ट क्लास ईवीएस की हो चुकी है, इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएस। जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो आज हम लोग ईवीएस की एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। मतलब ईवीएस का जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है वो हम कवर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि समय भी कम बचा है और हमें अधिक से अधिक चीज़ें पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है ना। तो आज हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ईवीएस की समरी, थोड़ा सा क्लास 4 की एनसीईआरटी है ना, वो पढ़ेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी से आपके प्रश्न बहुत अच्छी खासे आ जाते हैं। मान लीजिए 15 नंबर का पेडागोजी आती तो 15 नंबर का एनसीईआरटी से प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें से आप मान लीजिए 15 नंबर में से 10-11 नंबर तक की एनसीईआरटी के प्रश्न 100% रहते ही रहते हैं, है ना। 4-5 नंबर में ही आपको क्या करेगा, टफ बनाने के प्रयास करेगा बस। बाकी 10 से 11 नंबर का आपको एनसीईआरटी का बिल्कुल देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें वो है चलो चले स्कूल, है ना। चलो चले स्कूल सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है इसमें। तो बेसिकली इसमें बात की गई है कि अलग अलग राज्यों में जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से सिचुएशन है, वहाँ पे बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं, ठीक है, उस बारे में इसमें बात की गई है। चलो स्कूल चले, ये आपका पहला टॉपिक है। इसमें बात की गई है कि बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं, अलग अलग जगह पे क्या क्या सिचुएशन है और उन सिचुएशन में बच्चे किस तरह से स्कूल की तरफ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप इमेज देख पा रहे होंगे, है ना। तो उसमें सबसे पहले है आपका असम, ठीक है। असम में क्या होता है, बेसिकली बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, पानी कई बार क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, घुटनों तक भर जाता है बच्चों के, जिस वजह से उसमें चलना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे बच्चे किसके माध्यम से, बैम्बू पुल होते हैं जिनको हम कहें तो बांस के पुल, है ना, बांस के पुल होते हैं, ठीक है। उनके माध्यम से बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जो बांस के पुल होते हैं उनके माध्यम से बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना। तो ये असम की बात हुई। नेक्स्ट आपका है जो लद्दाख, है ना। लद्दाख, यहाँ पे ट्रॉली से बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। लद्दाख क्या है, वहाँ पे बच्चों को नदियाँ पार करके स्कूल जाना पड़ता है ना। नदियाँ होती तो ट्रॉली से स्कूल जाते हैं, एक रस्सी लगी होती है उसमें लोहे की, उससे इस तरह से चलता है। आप इमेज में देख लीजिए, है ना, ये ट्रॉली है और इससे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो ये लद्दाख की बात हो गई। फिर जो नॉर्मल एरियाज होते हैं, प्लेन एरियाज, वहाँ पे सीमेंट ब्रिज होते हैं, है ना, यानी कि सीमेंट के पुल बने होते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ यूपी में या जितने भी समतल एरियाज हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाका नहीं है, बारिश कम होती है इस तरह, तो वहाँ पे ब्रिज, नॉर्मल ब्रिज से भी हम लोग काम चला लेते हैं, है ना। नॉर्मल ब्रिज का ही यूज़ करते हैं हम लोग। वहाँ पे ऐसा नहीं कि ट्रॉली से जाएंगे या बांस के पुल बना देंगे उससे जाएंगे, है ना। तो ये रही एक बात। फिर दूसरा जो केरल में लोग स्कूल जाते हैं, है ना, ये रफ कर देते हैं। फिर केरल है जो, वहाँ पे एक नाव होती है वल्लम, ठीक है। वल्लम एक नाव होती है जिसमें बैठ के, लकड़ी की नाव होती है छोटी सी, इसमें बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। ये केरल की सिचुएशन है, ये केरल में प्रयोग होती है, ठीक है। इमेज में आप देख लीजिए, ये वल्लम नाव है जो छोटी सी लकड़ी की बनी होती है ना। इसका प्रयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं, ठीक है। और फिर आपका आता है राजस्थान, है ना। राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी से जाते हैं। ऊंट गाड़ी, जैसे हम लोग के यहाँ बैलगाड़ी होती है समतल इलाकों में, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे, अब तो नहीं लेकिन पहले क्या होती थी, बैलगाड़ी होती थी। उस तरह यहाँ राजस्थान में क्या होता है, रेगिस्तान होता है, रेत बहुत गर्म होती है गर्मियों में, तो रेत पे चलना मुश्किल है ना। तो वहाँ पे किसका यूज़ होता है, ऊंट गाड़ी का प्रयोग होता है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए ऊंट गाड़ी भेजी जाती है ना। आप इमेज में देख लीजिए, ठीक है। और जो समतल एरियाज है नॉर्मल, उसमें किसका प्रयोग होता है, बैलगाड़ी का, ठीक है। और ऊबड़ खाबड़ एरिया, है ना, ऊबड़ खाबड़ एरिया कहाँ का होगा, ऊबड़ खाबड़ उत्तराखंड का होगा, है ना। उत्तराखंड का एरिया कैसा होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा, यानी कि वहाँ पे माउंटेन्स हैं, पर्वत है, पहाड़ है, तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, कहीं ऊंचा होगा कहीं नीचा होगा, इस तरह से इसको हम कह सकते हैं ऊबड़ खाबड़ एरिया कहाँ का होगा, उत्तराखंड का, ठीक है। आपको सुनने में लग रहा होगा ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ है, वहाँ पे रेलगाड़ी से, बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं, वहाँ पे ऊँट गाड़ी से जाते हैं, इन सब का क्या मतलब है, इन सब का बहुत मतलब है, क्योंकि हर बार एग्जाम में इससे
प्रश्न पूछे ही जाते हैं, बिल्कुल निर्धारित है, इसलिए आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है ना। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ा रहा है, फालतू में क्या पढ़ाया जा रहा है हम लोग को, ऐसा फालतू नहीं है, इम्पोर्टेंट है बहुत, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पढ़ना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने चलो स्कूल चले टॉपिक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम जानेंगे कान कान में, है ना, ये टॉपिक है आपका कान कान में। ठीक है, इसमें क्या है, पक्षियों के कानों के बारे में बात की गई है। जैसे कि कुछ पक्षी होते हैं जिनके कान, कुछ क्या सभी पक्षी होते हैं जिनके कान वो हम लोग जैसे हम लोग के कान होते हैं इस तरह से नहीं दिखाई देते हैं अलग से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके कान नहीं होते हैं, उनके कान होते हैं, लेकिन क्या होता है, उनके जो पंख होते हैं उनसे वो कवर होते हैं, है ना। पक्षियों के कान होते हैं, क्या होता है, उनके जो सिर के पास में एक मतलब छेद होते हैं, उनसे वो सुनते हैं, है ना, छेद से सुनते हैं। जैसे कि कुछ पशु होते हैं, है ना, या फिर घर में कुछ जानवर आप देखिए जैसे छिपकली है, लिजार्ड, है ना, और क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, इन सबको क्या आपको देखने में अलग से कान नहीं दिखाई देते, लेकिन क्या होता है इनके कान होते हैं एक छिद्र के रूप में होते हैं जिसमें से वो सुनते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, और दिखाई नहीं देते पर कान होते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि जिन पक्षियों के कान होते हैं, है ना, पक्षियों नहीं मतलब जिन लोगों के कान होते हैं, जिन जानवरों के या है ना जिनके भी कान होते हैं, वो क्या करते हैं, जिनके कान दिखाई देते हैं, जिनके कान कान हम देख पाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, जन्म देते हैं बच्चों को। और जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देते हैं, जिनके कान हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट हम लोग जान लेंगे त्वचा के बारे में, है ना, कि जो पक्षी होते हैं, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, सिंपल था। ठीक है, जो पक्षी होते हैं उनके जो त्वचा पे हमें डिज़ाइन दिखाई देती है, उनके शरीर पे जो हमें डिज़ाइन दिखाई देती है वो किस वजह से दिखाई देती है, उनके बालों की वजह से, है ना। तो त्वचा मतलब कि जो शरीर पे डिज़ाइन दिखती है, उनके शरीर पे डिज़ाइन बालों के कारण दिखती है। ठीक है, बालों के कारण दिखती है। जैसे कि आप जेब्रा देख सकते हैं, या फिर आपका टाइगर हो गया, जितने भी जानवर हैं जिनके भी उस पर डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है, उनको क्या होता है, उनके बालों के कारण वो डिज़ाइन हम देख पाते हैं, है ना। वो बेसिकली बाल होते हैं, ऐसी कोई डिज़ाइन बनी नहीं होती है, वो बाल अलग अलग तरीके से होते हैं जो क्या करते हैं, डिज़ाइन के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये रही एक बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनके सिर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती हैं, है ना। जैसे हम लोग की आंखें सामने की तरफ होती हैं, ये हमारे कान है और ये इधर सामने की तरफ आंखें हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें जैसे ये उनका किस तरह से, मान लीजिए कोई पक्षी है ना, मान लेते हैं, ठीक है, तो ये इनका सिर है बिल्कुल, ये ऐसे इनकी आंखें होती हैं, है ना। तो ये क्या होती है, इनके सिर के बहुत ज़्यादा नज़दीक इनकी आंखें होती हैं। ठीक है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, दोनों मतलब कि एक बार में दो जगह फोकस बना सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं, है ना, एक बार में दो जगह फोकस वो बना सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कह सकते हैं कि ज़्यादा डायमेंशंस में देख सकते हैं वो। ठीक है, कई पक्षी होते हैं जो हम लोगों से भी ज़्यादा गुना देख सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट में, है ना। तो जो एक पक्षी होता है उल्लू, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ऐसा कौन सा पक्षी जिसकी आंखें जो है मनुष्यों की तरह सामने होती है ना, तो वो कौन होता है, उल्लू। इसकी आंखें क्या होती हैं, ऐसे सामने होती हैं। मान लीजिए ये उल्लू का फेस है, ठीक है, इसकी आंखें ये क्या है, मनुष्य की तरह सामने होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट जानेंगे हाथियों के बारे में। ठीक है, जो नंदू हाथी है उसके बारे में जानेंगे। नंदू क्या मतलब, एक स्टोरी है बेसिकली, नंदू हाथी, उसी में क्या बताया गया है, हाथियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि एक फैक्ट आपका ये हो गया कि जो एक बड़ा हाथी होता है ना, एक बड़ा हाथी दिन में 100 केजी से ज़्यादा भी क्या खा सकता है, 100 केजी तक क्या खा सकता है, सूखे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है ना। 100 केजी से भी आप इमेज में देख लीजिए, लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 केजी तक पत्ते खा सकता है आराम से, झाड़ियाँ और सूखे पत्ते खा लेगा। ठीक है,
और क्या होता है, जो हाथी होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत कम सोते हैं, 2 से 4 घंटे तक की नींद ही लेते हैं ये लोग, है ना, बहुत कम सोते हैं। और क्या करते हैं, अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में रहते हैं, है ना, कीचड़ में पानी में रहते हैं अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए। और क्या होते हैं, हाथी झुंड में रहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये झुंड में रहते हैं। और झुंड की जो मुखिया होती है वो बुजुर्ग बुजुर्ग फीमेल हाथी होती है ना, फीमेल एलिफेंट, या है ना, फीमेल एलिफेंट होती है, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो हथिनी कहेंगे, है ना, जो मादा हाथी होता है अगर ऐसे कहें तो। या तो झुंड की मुखिया जो होती है वो बुजुर्ग फीमेल एलिफेंट होती है, यानी कि बुजुर्ग हथनी जो होती है वो मुख को, उसके जो ग्रुप होता है, उनका झुंड होता है, उसकी मुखिया होती है, ठीक है। एक झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं, है ना, एक झुंड में क्या होता है, 10 से 12 हाथिनी और बच्चे मिला के होते हैं, ठीक है, एक झुंड में। और क्या करते हैं, जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल का जब कोई हाथी हो जाता है तो क्या करता है, वो झुंड को छोड़ देता है ना, झुंड को छोड़ देता है, ठीक है। ये बात हो गई। और क्या, जो इनके कान होते हैं वो पंखे की तरह बड़े बड़े होते हैं, है ना, दोनों साइड इस तरह से, तो जब गर्मी लगती है तो उससे वो हवा भी कर लेते हैं, है ना। जैसे पुराने टाइम में हम लोग देखते थे सीरियल्स में, जोधा अकबर वगैरह में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पंखे होते थे हवा करने के लिए, है ना, दासियाँ खड़ी होती थी, हवा करती थी। तो वैसे हाथी अपने कानों से क्या कर लेते हैं, हवा कर लेते हैं, क्योंकि उनके कान बहुत बड़े होते हैं, है ना। और एक दिन में क्या करते हैं, 100 किलो से भी ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ी खा लेते हैं, है ना, सूखी पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेते हैं जो बड़े हाथी होते हैं। तो ये थी हाथियों के बारे में बात। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। होपफुली समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस बेसिक बेसिक जानकारी सबके लिए ले रहे हैं, जो हर बार आपके क्वेश्चंस, इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, आप टीवी से उठा के देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो ये थी, हम लोगों ने हाथियों के बारे में जानकारी ले ली। एक नेक्स्ट चैप्टर है अमृता की कहानी। अमृता की कहानी है जिसमें एक लड़की है अमृता, उसको पेड़ों से बहुत प्रेम होता है ना। तो इसमें क्या है, राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान जो राज्य है, ठीक है, उसमें एक गांव है खेजड़ली, ठीक है, गांव खेजड़ली, ठीक है। इसका नाम खेजड़ली इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं, है ना, खेजड़ी के वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम खेजड़ली पड़ा, ठीक है। तो खेजड़ली क्या होता है, बेसिकली राजस्थानी वृक्ष है। खेजड़ी वृक्ष जो होता है वो राजस्थान में पाया जाता है ना, और इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, है ना, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान में पाया जाता है, इससे ही पता चल जाएगा राजस्थान में पाया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर की कमी है ना, तो ज़्यादा पानी की इसको वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और पेड़ की जो छाल होती है इसका यूज़ दवा बनाने के लिए किया जाता है ना। तो राजस्थान के एक गांव में पाया जाता था जिस गांव का नाम खेजड़ली था, है ना। खेजड़ली नाम क्यों था, क्योंकि वहाँ पे ये खेजड़ी पेड़ बहुत मात्रा में थे, ठीक है। तो ज़्यादा पानी की जरूरत इसे नहीं होती है, अच्छे से सर्वाइव कर लेता है राजस्थान में, है ना। और इसकी छाल से क्या बनाई जाती है, दवा बनाई जाती है, ठीक है। और जो खेजड़ी गांव के लोग होते हैं उनको बिश्नोई कहते हैं, ठीक है, उनको बिश्नोई कहते हैं जो वहाँ के लोग होते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बिश्नोई इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग पेड़ की और जानवरों की रक्षा करते हैं, है ना, उनसे प्रेम करते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई अमृता की कहानी। नेक्स्ट जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर है अनीता की मधुमक्खी, है ना, अनीता की मधुमक्खी, ठीक है, नाम है अनीता खुशवाहा, खुशवाहा नहीं खुशवाहा, ठीक है, जो बिहार के कहाँ रहती है, बिहार के बोचाहा, बोचाहा ग्राम में रहती है ना, बोचाहा ग्राम में, बोचाहा नामक ग्राम में रहती है। और उसको मतलब कि उसने बहुत ही मुश्किल से स्कूल जाने के लिए मतलब कि बहुत ही प्रॉब्लम फेस की होती है, इसलिए उसको क्या है, गर्ल स्टार है वो, चमकते सितारों की कहानी है इसमें। गर्ल स्टार उन लड़कियों की स्टोरी है बेसिकली जिन्होंने क्या किया, स्कूल जाने के लिए बहुत संघर्ष किया है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करके स्कूल तक पहुंची है, उनके बारे में है ना। तो बिहार के बोचाहा गांव की स्टोरी है ये, है ना, गर्ल स्टार है जिनको चमकता हुआ सितारा बोलेंगे, है ना। तो इसी में आगे मधुमक्खी पालन ये कैसे करती है, तो बेसिकली क्या करती है, ट्रेनिंग सेंटर से मधुमक्खी पालन के बारे में ट्रेनिंग लेती है ना, उसके बारे में है। तो जान लेंगे कि मधुमक्खियों से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, उसके बारे में जान लेंगे, है ना। तो जो मधुमक्खी होती है उनको पालने का जो सही समय होता है ना, मतलब जिस महीने में वो अंडे देती है वो क्या होता है, अक्टूबर टू दिसंबर,
अक्टूबर टू दिसंबर में वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं। ठीक है, अंडे देती हैं। और हर छत्ता जो होता है उनका, छत्ता बोलते हैं, ठीक है हिंदी में, हर छत्ते में क्या होता है, एक रानी मक्खी होती है। ठीक है, लिख ना पाए पूरी बात तो सुनते रहिएगा, है ना, सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। हर छत्ते में रानी मक्खी होती है। ठीक है, जो क्या करती है, ये अंडे देती है, रानी मक्खी अंडे देती है ना, रानी मक्खी अंडे देगी। और क्या होगा, कुछ नर मक्खियाँ होती हैं जिनका कोई खास काम नहीं होता है ना, बस समझ लीजिए पड़े रहो आराम करो, बस होती हैं, है ना। कुछ नर मक्खियाँ जो होती हैं, मेल मक्खी जिनको मेल बीज बोल सकते हैं, है ना, होती हैं, उनका कोई खास काम नहीं होता है। कर्मचारी जो मक्खियाँ होती हैं, जो कर्मचारी मक्खियाँ होती हैं, क्या करती हैं, ये शहद लाने का काम करती है, फूलों का रस लाती है ना। तो जब इनको कहीं से फूलों का रस मिलता है, इनको लगता है ऐसी कोई जगह है, तो एक प्रकार का डांस करती हैं, है ना, आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए कि मैं जा रही हूँ फूलों का रस लेने और मैं इस तरह से एक्ट करूँगी, तुम समझ जाना और वहीं पे सब लोग आ जाना, है ना। तो एक तरह का नाच करती हैं, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे रस मिल रहा है, सबको इधर ही की ओर आना है ना। तो ये मधुमक्खियों की कहानी रही। ठीक है, इससे क्या होता है, जब ये एक तरह का डांस करती, नाच नृत्य करती हैं, तो सारी मक्खियों को पता चल जाता है और सब वहीं पहुंच जाते हैं रस लेने के लिए, है ना। तो रानी मक्खी एक होती है हर छत्ते में, जो क्या करती है, अंडे देती है। नर मक्खियाँ होती है पर उनका कोई खास रोल नहीं होता है, काम कुछ ज़्यादा नहीं होता है ना। और जो कर्मचारी मक्खी होती है सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं का होता है ना। तो ये मधुमक्खियों जो टाइमिंग होती है अक्टूबर टू दिसंबर होती है, इनके अंडे देने की टाइमिंग होती है ना। तो बहुत इससे हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो चींटियाँ, थोड़ा सा इसी में जान लेते हैं। जो चींटियाँ होती हैं ये किस किस मतलब कि क्या है, यूनिटी का एक तरीके से सिंबलाइज करती है, यूनिटी को, है ना, एकता का प्रतीक होती है, मिलजुल के रहती है ना। जो चींटियाँ होती हैं ये भी क्या करती हैं, मिलजुल के रहती है ना, मिलजुल के रहती हैं। और इनमें भी जैसे मक्खियों में क्या होता है, काम बटे होते हैं, है ना। रानी मक्खी का अलग काम है, नर मक्खियों का अलग है, और जो काम करने वाली कर्मचारी मक्खी है सबकी पोस्ट डिसाइडेड है ना, आपको ये करना है। ठीक है, इसी तरह चींटियों में भी क्या होता है, मिलजुल के रहती है, इनके में भी काम आपस में क्या होते हैं, बटे होते हैं, है ना। रानी चींटी इसी तरह, जैसे रानी मक्खी थी तो रानी चींटी इसमें क्या करेगी, अंडे देती है ना। और जो सिपाही चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, खाने पीने का इंतजाम ये सब करती हैं। ठीक है, सिपाही चींटियाँ खाने पीने का इंतज़ाम करती हैं। ठीक है, खाने पीने, खाना ढूंढने का ये सब इंतज़ाम करती हैं। ठीक है, और भोजन ढूंढती हैं, यही सब करती हैं। ठीक है, तो ये रही एक बात चींटियों के बारे में। और ये भी क्या करती है, एक विशेष प्रकार की दुर्गंध छोड़ती है, जिसके पीछे पीछे सारी चींटियाँ उनको फॉलो करती हैं, एक ही लाइन में वो लोग चलती हैं, है ना। एक तरह का दुर्गंध ये भी, या महक, वॉटेवर कुछ भी कह लीजिए, ये लोग भी छोड़ती है, जिससे क्या होता है कि चींटियाँ उनको फॉलो करती हैं, है ना। तो ये चींटियों के बारे में नेक्स्ट हम लोगों ने मधुमक्खियों चींटियों के बारे में जान लिया। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारी के लिए, एक चैप्टर था ओमान का सफ़र, उसमें कुछ जगह दी गई है, उनको जान लेते कहाँ है ना। तो गांधी धाम, अहमदाबाद, और क्या, वालसाड, है ना, ये कहाँ है, ये सब गुजरात में है। ठीक है, और कोझीकोड ये कहाँ है, केरल में। ठीक है, कोझीकोड ये कहाँ है, केरल में। ठीक है, एक बात ये हम लोगों ने जान ली। कोझीकोड कहाँ है, गांधीधाम। इनसे प्रश्न भी बन जाता है आपका, इसी में डायरेक्शन का प्रश्न बनता है ना, कि अगर आप कोझीकोड जाना चाहते हैं तो आप किन किन राज्यों से होकर गुजरेंगे, इस तरह का प्रश्न। या फिर दिल्ली में एक जगह दे दी और वहाँ पे बता दिया आपको कि इस दिशा से आप गए और किस किस दिशा, मतलब अब आप किस दिशा में, या ये जगह किस दिशा में पड़ेगी, इस तरह से डायरेक्शन का प्रश्न आता है। तो जगह और मैप आपको ध्यान में रखना है। आप चाहें तो मैप, चाहें क्या, आपको मैप तो देखना ही देखना है कि हाँ कौन सा राज्य कहाँ पे, एटलीस्ट कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, ये सब तो बेसिक जानकारी है, तो पता ही होना चाहिए, है ना। इसके लिए आपको मैप देखते रहना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या जान लेते हैं, टिकट के बारे में, है ना। टिकट के बारे में ये आप देख पा रहे होंगे, टिकट का इमेज है ना, जो मतलब पुराना था, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, मैंने वही यहाँ पे लगा दिया है, पेस्ट कर दिया है ना। तो ये टिकट का इमेज है। इसमें क्या होता है, टिकट में क्या होता है, आपका ट्रेन का नंबर होता है ना, देख पा रहे होंगे इसमें लिखा होगा ट्रेन नंबर होता है। ठीक है, TRAIN, ठीक है, ट्रेन नंबर होता है। और क्या होता है, जिस डेट को आपका सफ़र शुरू हुआ है ना, सफ़र शुरू होने का क्या होता है, डेट होता है। ठीक है, यानी कि दिनांक या फिर तारीख हम इसको कह सकते हैं। ठीक है,
बर्थ या डिब्बे का नंबर होता है, बर्थ कोच या डिब्बे का नंबर, ठीक है, डिब्बे का नंबर होता है, ठीक है, नंबर होता है। और क्या होता है, किराया कितना पड़ा आपको वो होता है, और आपका डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, ठीक है, किलोमीटर में जितनी भी आपकी दूरी है वो होती है ना। तो ये था टिकट के बारे में। हर बार प्रश्न में पूछा ही जाता है, कुछ एक दो मिसिंग कर देगा, पूछेगा इनमें से क्या नहीं होता है या फिर क्या होता है, इस तरह से पूछ लेगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इमेज आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि कर्णम मल्लेश्वरी जी की है ना, है ना। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, वेट लिफ्टर, है ना, कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, ये वेट लिफ्टर यानी कि भार उत्तोलक है ना, भार उत्तोलक है, और आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की, और 130 केजी तक भार उठा लेती है ना, 130 केजी तक भार उठाती हैं। और 12 साल की उम्र से इन्होंने क्या किया था, भार उत्तोलन का अभ्यास करना शुरू कर दिया था, है ना। तो ये बेसिक जानकारी थी कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में। हर बार यही पूछ लेगा कहाँ की रहने वाली थी, किस राज्य की, कितने केजी तक वजन उठा लेती है, कितनी उम्र से अभ्यास करना शुरू किया था, ये सब पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मिस नहीं करनी है ना। नेक्स्ट 3 बहनों की एक कहानी और है जो बॉम्बे में रहती थी, है ना, 3 बहनें मुंबई में रहती थी, ज्वाला, लीला, है ना, और एक कौन थी, हीरा, ठीक है, ज्वाला, लीला, हीरा, है ना। ये लोग क्या करती थी, कबड्डी खेलती थी। इनमें से जो हीरा थी, हीरा ये कबड्डी की कोच भी रह चुकी है ना। तो बेसिकली स्टोरी है इनकी कि इन्होंने किस तरह से क्या किया, सभी बाधाओं को, लैंगिक बाधाओं को पार करते हुए, यानी कि जहाँ समाज में ऐसी सिचुएशन थी कि सिर्फ लड़कों को ही आगे रखते थे और लड़कियां ये कबड्डी जैसे खेल तो सोचे भी नहीं खेलने को, ऐसी स्थिति में भी इन्होंने क्या किया कि आप जो है आगे बढ़ी और खेल खेले और अपना नाम रोशन किया, है ना। तो एक तरीके से स्टार मान सकते हैं इनको भी हम लोग, है ना, है ही है, क्योंकि इतना ऐसी सिचुएशन में आगे बढ़ना स्टार स्टार ही कहेंगे, ठीक है। तो ज्वाला, लीला, हीरा, आप इमेज देख पा रहे होंगे, 3 बहनें हैं, ये बॉम्बे में रहती थी, है ना, इनकी बात। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो फूल घाटी है एक, है ना, फूलों की घाटी, फूल घाटी ये कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। तो जो फूल घाटी होती है ये कहाँ है, उत्तराखंड में होती है ना, उत्तराखंड में है फूल घाटी, इससे भी प्रश्न आ जाता है। अब उत्तराखंड की बात आ गई तो एक चीज़ और जान लेते हैं, इसमें जिम कार्बेट जो पार्क है, नेशनल पार्क जिम कार्बेट, है ना, एनपी कह लीजिए, नेशनल पार्क ये कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है, ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछ लेता है। आगे हम लोग जानते हैं जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग, है ना, जो कि बिहार की सबसे फेमस चित्रकला है ना, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है ना, मधुबनी पेंटिंग, है ना, मधुबनी पेंटिंग जिसको क्या मिला है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग का मतलब होता है कि जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होती है एक तरीके से, है ना, मतलब किसी भी स्थान का कुछ जो बहुत अच्छा होता है, यूनिक होता है, उसको वो टैग दिया जाता है। पेंटिंग जो है बिहार की सबसे फेमस चित्रकला है और इसका नाम मधुबनी, वहाँ पे एक जिला है मधुबनी करके, है ना, उसके नाम पे पड़ा है मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी मधुबनी चित्रकला, है ना। ये बेसिकली किससे बनती है, अगर बना ये पूछा जाए कि बनती किससे, तो इसमें क्या होता है, पीसे चावल, है ना, पीसे चावल और रंगों को मिला के बनाई जाती है ना, रंग को मिला के बना बनती है ना, ठीक है, रंग को मिला के बनती है। और रंग कौन से होते हैं, जैसे इसमें नेचुरल कलर्स का यूज़ करते हैं, जो प्राकृतिक कलर होते हैं उनका यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि आपका हो गया हल्दी, हल्दी हो गया, नील हो गया, है ना, और क्या होता है, फूलों फूलों के रस से जो बनते हैं रंग, उनसा फूलों के रस, है ना, इन सबसे क्या बनती है, मधुबनी पेंटिंग चित्रकला बनती है ना। बिहार की सबसे फेमस चित्रकला है जिसको जीआई टैग भी मिल रखा है ना। तो ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप लोग इमेज देख लीजिए, मधुबनी पेंटिंग दिखती कैसी है ना। तो ये है मधुबनी पेंटिंग, है ना, बेसिकली मधुबनी पेंटिंग दिखती कैसी है उसके बारे में अगर देख लो तो मन में ज़्यादा छवि अच्छी बन जाती है, ठीक है। फिर एक गांव है वेलवानिका गांव, वेलवनिका
गांव, बिलवानिका गांव जो है वो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित गांव है। क्या होता है, जिन चैप्टर्स में किसी गांव का जिक्र हुआ रहता है या किसी लैंग्वेज में किसको क्या कहते हैं तो उन सबसे प्रश्न बना देता है। इसलिए ये बताने का उद्देश्य यही है कि पता रहे, है ना। तो बिलवानिका गांव जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। और एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, एक चैप्टर है पेड़ पौधों से रिलेटेड, है ना। तो उसमें जो गिजू भाई हैं, है ना, उनका भी नाम है चैप्टर में, गिजू भाई, ठीक है। ये कहाँ के बेसिकली रहने वाले? गुजरात के, है ना, गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है। पेड़ पौधों से संबंधित इन्होंने काम किया, उसके इसलिए इनका चैप्टर में जिक्र हुआ है ना। तो ये गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग जान लेंगे कुछ घोंसलों के बारे में। कुछ पक्षी होते हैं वो अलग अलग तरीके, सबका रहने का कुछ ना कुछ प्लेस होता है, वैसे पक्षियों का भी होता है। तो वो अपना रहने का स्थान कैसे बनाते हैं, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, है ना। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। तो एक पक्षी होती है जिसको हम लोग कहते हैं कालचिड़ी, है ना, कालचिड़ी, जिसको कहते हैं इंडियन रॉबिन, इंडियन रॉबिन, ठीक है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, है ना। तो जो इंडियन रॉबिन होती है क्या करती है बेसिकली, जो सड़क होती है उसके किनारे जो छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं सड़क के किनारे, वहाँ पे अपने अंडे देती है ना। तो ये इंडियन रॉबिन होती है जो सड़क के किनारे अपने अंडे देती है। आप इमेज में इसको देख पा रहे होंगे, ठीक बात है। आगे ये इंडियन रॉबिन की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कावा होता है ना, क्रो जिसको या कावा कहें, वो क्या करता है, उसका जो घोंसला होता है वो लकड़ी का और लोहे लोहे वगैरह से मिलके बनता है ना। अपने घोंसले में किसका, लकड़ी और लोहे का प्रयोग करता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो कोयल होती है, कोयल ये घोंसला नहीं बनाती है ना। कोयल क्या करती है, घोंसला नहीं बनाती है, और ये कावे के घोंसले में अपने अंडे रख देती है ना। और दोनों के अंडे सेम होते हैं, इसलिए कावा कंफ्यूज हो जाता है, जो क्रो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसके अंडे पाल पोस के बड़ा कर देता है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछता है। वैसे तो बेसिक बात है, सबको पता होगी, लेकिन फिर भी होता है कि एक बार पढ़ लेना जरूरी है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो कावा क्या करता है, लोहे का यूज़ करके, लकड़ियों का यूज़ करके अपना घोंसला बनाता है, और जो कोयल होती है कावे के घोंसले में अपने अंडे रख देती, घोंसला ही बनाती है ना। तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे होती है जिसको हम लोग बोलते हैं दर्जी चिड़िया, है ना, दर्जी चिड़िया, ये दार्जिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, पेड़ों के पत्तों को सिल के अपना घोंसला बनाती है ना। टेलर बर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, अगर कहें तो टेलर बर्ड भी कहते हैं, ठीक है, टेलर बर्ड इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, पेड़ के पत्तों को सिल के अपना घोंसला बनाती है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे कैसे इसने पत्तों को सिल रखा है, ठीक है। तो कलाकार चिड़िया है, आराम से अपना सिल विल लेती है घर वर अपना, ठीक है। तो ये दर्जन टेलर बर्ड की बात हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक होता है विवर, विवर पक्षी, जिसको हिंदी में कहते हैं बया, है ना, विवर पक्षी, इसको हिंदी में कहते हैं बया, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये लोग, ये जो विवर पक्षी होता है, जो नर विवर होते हैं, ये बहुत सारे घोंसला बनाते हैं, है ना। और जो फीमेल विवर होती है, मादा विवर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करके, जो भी उसका मन होता है उसको सेलेक्ट करके उसमें अपने अंडे देती है ना। तो बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं कि ये लोग घोंसले का स्वयंवर करते हैं, है ना। मतलब कि जो मादा चिड़िया होती है उसके लिए बहुत सारे घोंसले जो नर विवर होते हैं ये तैयार करते हैं, और वो किसी एक को सेलेक्ट करके उसमें क्या करती है, अपने अंडे देती है। तो ये नर जो विवर है, नर विवर या मेल विवर है, उसका घोंसला है, आप देख सकते हैं इमेज में, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। हो गई विवर पक्षी की बात। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे एक चिड़िया होती है बसंत गौरी, है ना, क्या होती है, बसंत गौरी, है ना, जो क्या करती है, पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। जैसे कि आप इमेज में देख लीजिए, ये पेड़ है, इसके तने में क्या कर लेगी, साइड में ये छेद कर लेगी और उसमें अपना घोंसला बना लेगी, है ना। आप इमेज में भी देख लीजिए, इमेज में देखना सबसे बेटर रहेगा। मेरी ड्राइंग पे भरोसा किया नहीं जा सकता है ना, बस समझने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो बसंत गौरी क्या करती है, जो पेड़ का तना होता है उसमें छेद करके अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। तो ये बसंत गौरी की बात हो गई।
आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, है ना। नेक्स्ट आपका एक होता है शक्कर खोरा। शक्कर खोरा, ठीक है। शक्कर कर नहीं खाता है ये, ऐसा मत सोचिएगा कि शक्कर चुरा के खा लिया तो इसका नाम शक्कर खोरा हो गया, है ना। शक्कर खोरा हो गया, ठीक है। शक्कर खोरा क्या करता है, जो पेड़ का तना होता है उसमें क्या करता है, ये झाड़ियाँ जो होती है उसमें लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है। देखिए जो बसंत गौरी होती है इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है ना, क्योंकि जो बसंत गौरी होती है ये भी तने में बना रही है और जो शक्कर खोरा है ये भी तने में बना रहा है, लेकिन अंतर क्या है, वो तने में छेद करके बना रही है, ठीक है। तने में क्या कर रही है, वो अलग से अपना स्टफिंग यूज नहीं कर रही है, समाज यूज नहीं कर रही है, उसी में छेद करके वो बना रही है घोंसला। इमेज में आपने देखा होगा, है ना, पिछले अभी इमेज देखी थी। और जो आपका ये होता है शक्कर खोरा, ये पेड़ का तना होता है उसमें लटकता हुआ घोंसला बनाता है ना। देख लीजिए आप इमेज में, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, पेड़ का तना है उसमें लटकता हुआ घोंसला बनाता है शक्कर खोरा, है ना। तो ये शक्कर खोरा की बात हो गई। जो झाड़ियाँ होती हैं या जो छोटे पेड़ होते हैं उनमें क्या करता है, ये लटकता हुआ घोंसला बनाता है ना। तो ये रही बेसिकली पक्षियों की बात। जो गौरैया होती है बेसिकली वो कहीं भी अपना घोंसला बना लेती, कहीं का मतलब जैसे कि दीवारों पे, अलमारियों के पीछे, इन सब जगह पे वो अपना घोंसला बना लेती है ना। तो ये सारी जैसे पुरानी कोई बिल्डिंग्स है ना, इन सब चीज़ों में क्या करती है, गौरैया अपना घोंसला बना लेती है ना। तो उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है और बनते ही हर बार, उनके घोंसलों के बारे में जान ले कि कौन सा पक्षी किस तरह से अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे पहले ट्रेंड में था, अब तो खैर इस बार नहीं पूछा गया है, मेरे पेपर में तो नहीं आया था, लेकिन आता है ना, आ भी सकता है और आता है, ठीक है। तो जैसे कि एक पहेली थी कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पे पैसा, है ना। तो ऐसा करके पहेली है ना, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पे पैसा और सिर पे भी दुम है और दिखे पूरा नीला नीला, ऐसा करके है पहेली, ठीक है, पजल है। तो उसका आंसर क्या था, पैसा मतलब मोर होता है ना, उसके सिक्के सिक्के टाइप में बने होते हैं, इस तरह से उसका डिजाइन होता है, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या था, मोर था, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात थी। फिर एक है चैप्टर आपका पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, है ना। तो उसमें भी मुंबई की बात हुई है ना। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम एक किसी में चैप्टर है जिसमें मुंबई की बात हुई है ना, कि मुंबई में किस तरह से पानी कम होता है, अलग अलग जगह की डाइवर्सिटी के बारे में एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पे किन चीज़ों की किल्लत देखने को मिलती है उसके बारे में, है ना। अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशन होती है, उसके बारे में बात होती है। तो बॉम्बे में क्या है, एक चैप्टर में जिसमें बात हुई है कि यहाँ पे पानी कम पाया जाता है, ठीक है। फिर एक बात और कर लेते हैं, एक बरगद का पेड़ होता है ना, उसको बनियान ट्री बोलते हैं, है ना। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, बरगद का जो पेड़ होता है बेसिकली क्या होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं, है ना, जो तने से ही उसकी जड़ें निकलती हैं। आप इमेज में देख पा रहे होंगे जिसमें बच्चे झूला झूल रहे हैं, है ना। उस जैसे कि ये पेड़ है मान लो, समझाने के लिए, बाकी आप इमेज में तो देख ही लीजिए, है ना। ये पेड़ है, तो ये जो इसके तने से ही क्या होता है, ये नीचे जमीन में चली जाती है अंदर तक, ये जड़ का रूप ले लेती है ना। तो इसमें क्या होता है, जड़ों से ही, तनों से ही क्या करती है, जड़ें जो होती है जमीन के अंदर चली जाती है ना। तो ये एक बात हो गई। फिर एक और सबसे इम्पोर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, रेगिस्तानी ओक के बारे में, है ना। रेगिस्तानी ओक के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सबसे पहली बात, है ना। पूछ लेता है कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। दूसरी बात क्या है कि ये क्या होता है, हमारे घर की दीवारों के जितना लंबा होता है, कह सकते हैं 10 फीट लंबा, अगर मीटर में कहें तो 4 मीटर, है ना, 4 मीटर लंबा तक हो सकता है, 4 से 5 मीटर लंबा हो सकता है ना। इसमें क्या होता है, पत्तियां ज़्यादा नहीं होती हैं, पत्तियां ज़्यादा नहीं होती, अधिक नहीं, ठीक है, क्रॉस का मतलब नहीं, ठीक है, पत्तियां अधिक नहीं होती हैं। और इसकी जो जड़ें होती हैं पानी की तलाश में बहुत अंदर तक जाती हैं, है ना। जो जड़ें होती हैं पानी की तलाश में अंदर तक जाती हैं, गहराई तक जाती हैं, कह सकते हैं, ठीक है, गहराई तक जाती हैं। जो जड़ें होती हैं पानी की तलाश में क्या करती हैं, गहराई तक जाती हैं। और इसके तनों में क्या होता है, पानी अवशोषित रहता है ना। यानी कि अगर वहाँ का पानी कम होता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, अगर वहाँ पे पानी कम होता है तो ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, अगर वहाँ पानी कम होता है तो इसके तने में पाइप डाल के वो लोग पानी भी निकाल लेते हैं, है ना। और अगर वाटर लेवल कम जाता है तो इन्हें पता चल जाता है कि क्योंकि ये पेड़ सूखने लगेगा, पानी कम जाएगा तो इसके तने सूखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पानी की गहराइयों तक होते हैं ना,
तो इसके माध्यम से इन्हें क्या होता है, हिंट मिल जाता है कि वाटर कम हो रहा है ना। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके तने से पाइप डाल के लोग पानी भी निकाल देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा एनसीईआरटी की बुक कह रही है, ठीक है। तो ये था रेगिस्तानी ओक के बारे में। इससे पूछ लेता है, 2-4 ऑप्शन आपको दे देगा, कुछ गलत दे देगा, कुछ सही दे देगा, उसमें आपको चूज़ करना रहेगा। तो ये था आज का सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया हम लोगों ने। आप लोग जो देख पा रहे हैं वो दूसरों को भी शेयर कर दें, क्योंकि कर भला सो हो भला। दूसरों का भला करेंगे तभी अपना भला होगा, है ना। सबको शेयर करना जरूरी है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम ज़्यादा समय नहीं बचा है और हमें कहीं से भी सोर्स ऑफ नॉलेज कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। और एकदम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस वॉज साधना, थैंक यू।